ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। अदर फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, कुछ जो हमारे पास एडिशनल फॉर्म्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। उनमें से कोई एक, फर्स्ट वन इज स्टॉक स्प्लिट, देन स्टॉक डिविडेंड, एंड देन स्टॉक रीपरचेज। ठीक है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है स्टॉक रीपरचेज के बारे में। इसको हम ये भी कह सकते हैं बाय बैक, शेयर्स बाय बैक, शेयर्स बाय बैक, और इसको ट्रेजरी स्टॉक भी कह सकते हैं, ट्रेजरी स्टॉक। और नॉर्मली ये जो मशहूर होता है वो टी स्टॉक से होता है, टी स्टॉक। इसकी फर्दर डिटेल हम वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये पहले क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद हम फिर इसकी डिटेल पे आएंगे। जो स्टॉक रीपरचेज है ये बेसिकली क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। The following financial statistics is available in respect of a listed company. अब लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है जिसकी सिक्योरिटीज, जिनको हम शेयर्स या बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स को भी नाम दे दें, सिक्योरिटीज जो हैं वो क्या होती हैं, नॉर्मली शेयर्स एंड बॉन्ड्स वो क्या होती हैं, ट्रेड होती हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें शेयर्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए मैंने शेयर्स नहीं लिखा, सिक्योरिटीज लिखा। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो 8 टाइम्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 4 लाख, यानी अब 400,000 जिसमें क्या है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ₹40 लाख, अर्निंग्स पर शेयर ₹10, मार्केट प्राइस पर शेयर ₹80। The company is currently considering whether it should use ₹20 lakh of its earnings to pay cash dividend or to repurchase shares at ₹85 per share. ठीक है, तो या तो यानी हमारे पास क्या है कि वो कंपनी अपनी अर्निंग्स में से, ये उसकी अर्निंग्स है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स, इसमें से 20 लाख रुपए वो यूटिलाइज करे, कहाँ पे, कैश डिविडेंड पे करे और शेयर्स रीपरचेज करे एट ₹85 पर शेयर। ठीक है, यानी कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स वापस मार्केट से उठा लेती है, शेयर्स बाय बैक कर लेती है, तो उसे हम ट्रेजरी स्टॉक या शेयर रीपरचेज या बाय बैक कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम अभी इसको सॉल्व करने के बाद पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट 1, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स कैन बी रीपरचेज्ड using the funds that would have been dispersed to pay the cash dividend. Pay the cash dividend. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है कि हम कितने इक्विटी शेयर्स रीपरचेज कर सकते हैं यूजिंग द फंड्स दैट वुड हैव बीन डिस्पर्स्ड टू पे द डिविडेंड। जितने अमाउंट हमने डिविडेंड के लिए एलोकेट की है, तो उनमें से अगर हम डिविडेंड ना दें, शेयर्स रीपरचेज कर लें, बाय बैक कर लें, तो कितने शेयर्स हम कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ए। अब देखें, अमाउंट जो एलोकेटेड है वो कितना है, 20 लाख। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं अमाउंट एलोकेटेड टू पे डिविडेंड और शेयर्स रीपरचेज। ठीक है, डिवाइडेड बाय शेयर रीपरचेज प्राइस। ठीक है, तो अब आप जरा इसमें देखें, अमाउंट जो एलोकेटेड है 20 लाख, 20 लाख को 2 मिलियन कहते हैं। ठीक है, रुपीस, डिवाइडेड बाय कितने का हम एक शेयर रीपरचेज पे करना चाहते हैं, 85 पे, डिवाइडेड बाय 85।
अगर हम अपने शेयर्स कंपनी वापस बाय बैक करें तो 85 पे उन्होंने ऑफर किया, तो इतने अमाउंट के वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स वापस कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास, जब डिवाइड करेंगे तो 23,500 23,259 23,259 नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारे पास क्या है, शेयर्स में जो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है, ये रिक्वायरमेंट 1 है कि अगर हम अपने डिविडेंड देने की बजाय शेयर्स को रीपरचेज करें तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम परचेज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ए, रिक्वायरमेंट बी, डिटरमिन द अर्निंग पर शेयर आफ्टर द proposed शेयर repurchase, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो अर्निंग्स हमारे पास जो अवेलेबल है टोटल 40 लाख है। ठीक है, 40 लाख में 4 मिलियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर शेयर्स रीपरचेज। नंबर ऑफ शेयर्स जो है हमारे पास वो है 4 लाख जो पहले से थे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख माइनस 23,259। ये हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने वापस खरीद ली है। तो लोगों के पास, पब्लिक के पास कितने शेयर हैं, 4 लाख में से जब ये माइनस करेंगे तो रिमेनिंग, जब हम शेयर रीपरचेज कर लेंगे तो आप देखें इसका इफेक्ट अर्निंग्स पर शेयर पे क्या पड़ता है। तो डिवाइड करते हैं तो ये अर्निंग पर शेयर हमारे पास बन जाती है ₹10.625। और पहले से हमारे पास अगर ये हम रीपरचेज नहीं करते तो तब हमारी अर्निंग पर शेयर कितना है, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो 10 है। ठीक है, तो ये हमारी एक रिक्वायरमेंट जो है ना बी फर्दर सॉल्व, ए भी सॉल्व हो गया, बी भी। अब सी, एज्यूम नो चेंज इन करंट प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो हमारे पास क्या है जो करंटली मौजूद है, वो है 8 टाइम्स। प्राइस अर्निंग रेशियो अगर चेंज ना हो तो फिर क्या करें, assume no change in current price earning ratio, compute the market price after share repurchase। अगर आप शेयर रीपरचेज भी कर लें, प्राइस अर्निंग रेशियो भी चेंज ना हो तो मार्केट प्राइस क्या हो, कंप्यूट मार्केट प्राइस। सी, मार्केट प्राइस अब आपने फाइंड करनी है आफ्टर शेयर रीपरचेज प्रपोज्ड जो है। ठीक है, तो अब इसके लिए फार्मूला हमारे पास यूज होता है प्राइस अर्निंग रेशियो का, विच इज प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अब उन्होंने कहा है कि प्राइस अर्निंग रेशियो हमारी चेंज ना हो और अर्निंग्स आफ्टर रीपरचेज है 10.625, तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या हो। ठीक है, तो ये हमें देखें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स जो कि मार्केट प्राइस पर शेयर है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, रुपीस मल्टीप्लाई करते हैं तो 85 रुपीस 85। ठीक है, ये ईपीएससी, ये मार्केट प्राइस है आफ्टर प्रपोज्ड शेयर रीपरचेज। यानी अगर हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि शेयर रीपरचेज करना है तो मार्केट प्राइस आफ्टर शेयर रीपरचेज कितना होगी हमारे पास, यानी आफ्टर शेयर रीपरचेज मीन जस्ट आफ्टर शेयर रीपरचेज। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये पहले हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ शेयर्स रीपरचेज कितना कर सकते हैं, और अगर हम कर लें तो नई नई अर्निंग पर शेयर क्या होगी और मार्केट प्राइस नई क्या होगी। रिक्वायरमेंट डी, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द शेयर होल्डर्स पोजीशन अंडर द डिविडेंड एंड रीपरचेज अल्टरनेटिव। दोनों में अब यानी अल्टरनेटिव्स जो है हमारे पास कि हम रीपरचेज करें या डिविडेंड दें तो उनमें क्या फर्क है। अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट डी में। अब देखें, अगर कंपनी डिविडेंड दे देती है, इफ कंपनी पेज डिविडेंड, इफ कंपनी पेज डिविडेंड्स, तो वो कितना एक डिविडेंड दे सकती है। देखें,
उन्होंने 20 लाख रुपए अमाउंट एलोकेट की हुई है फॉर डिविडेंड्स, यानी शेयर रीपरचेज नहीं करने, डिविडेंड देना है जो हमारे पहले से मौजूद शेयर होल्डर्स हैं। तो वो जो है हमारे पास कितना है, 4 लाख शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 4 लाख। जब आप ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ₹5। व्हाट इज दिस, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं लिख लेता हूँ, एनालिसिस करें कॉमन सेंस से। देखिए, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही शेयर है तो मेरे पास उसकी शेयर की जो प्राइस है वो कितना दी गई है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखें करंट शेयर प्राइस क्या है, देखिए 80, तो मेरे पास उस शेयर की क्या प्राइस है, 80 रुपीज, ₹80। और अगर कंपनी मुझे डिविडेंड दे दे, कितना डिविडेंड दे रही है, 5, तो मेरी जेब पे, मेरी वेल्थ पे क्या इफेक्ट हुआ कि वो 85 हो गई। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो गई, 85। टोटल वेल्थ में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, टोटल वेल्थ शेयर होल्डर की कितना हो गई, 85। तो अब आप यहाँ देखें, अगर कंपनी शेयर रीपरचेज करे तब भी शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है शेयर की वो 85 की बन जाती है, यानी शेयर की होल्डर की जो वेल्थ है वो 80 से 85 हो जाती है। और अगर डिविडेंड दे तब भी शेयर होल्डर की वेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, 80 से 85 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में फर्क क्या है फिर वो भी हम डिस्कशन करते हैं आगे। तो फिलहाल अभी हम इसको समेट लें, कमेंट कर लें कि जो उन्होंने पूछा है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस अफेक्टिव रिसीट्स, यानी शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट में क्या जा रहा है अफेक्टिवली, इन आइदर वे, यानी effective receipts per share are 85 रुपीज 85 दोनों केसेस में, क्योंकि उन्होंने हमें यही कहा है, कंपेयर एंड contrast the shareholders position under the dividend and repurchase alternatives। ठीक है, तो ये हमने कंपेयर भी किया और कंट्रास्ट भी किया और कमेंट भी कर दिया, और कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी पॉइंट ई, इज ₹85 द इक्विलिब्रियम शेयर रीपरचेज प्राइस। ठीक है, और उसके बाद in case share repurchase price is higher than 85, which category of shareholders, those who have sold their shares or those who have not sold their shares, are financially better off। यानी जिसने शेयर्स बेच दिए हैं पब्लिक में से, जिनके पास शेयर थे, क्योंकि कंपनी ने तो बाई बैक किए हैं ना, शेयर्स रीपरचेज किए हैं, तो जिन लोगों से खरीदा है तो उन लोगों ने तो बेचे हैं, तो जो जिन शेयर होल्डर्स ने बेचा है वो फायदे में है, या वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने नहीं बेचा वो फायदे में है। ठीक है, और उसके बाद है जो है रिक्वायरमेंट है, तो ये है हमारे पास दूसरा, ये बताना है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, रिपर्चेज प्राइस, वो 85 है या नहीं है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम ये देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, देखो कि अगर एक प्राइस है, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट की है 85 मार्केट प्राइस पर शेयर, यहाँ पे देखें, मैं इसे सर्कल कर देता हूँ रेड से, हमने जब शेयर रीपरचेज किए तो उसके बाद मार्केट प्राइस क्या हो गई, 85 हो गई। ठीक है, अब हमने जब ये डिसीजन लेने होते हैं, बेसिकली ये देखना होता है कि जो शेयर होल्डर्स रीपरचेज के साथ आ रहे हैं एग्रीमेंट के साथ, यानी जो शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं कंपनी को शेयर वापस, और जो अपने पास होल्ड करके बैठे हैं यानी जो नहीं बेचना चाह रहे, उन दोनों की वेल्थ पे इक्वल इफेक्ट हो, हमने ऐसी प्राइस सेट करनी होती है जब हमने रीपरचेज करना होते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है ना, द कंपनी इज करंटली पेइंग दिस 20 लाख ऑफ इट्स अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड जो है, और टू रीपरचेज शेयर एट 85, तो ये जो प्राइस है ये हमने ऐसे सेट करनी होती है कि जो शेयर बेचना चाहे और जो ना बेचना चाहे दोनों की वेल्थ पे इक्वली अफेक्ट करें। ठीक है, अब इक्वली इफेक्ट तब होगा जब इक्विलिब्रियम प्राइस होगी ये वाली 85। तो इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए हमें ये देखना होता है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है डी हो जाएगी, सॉरी ई हो जाएगी, रिक्वायरमेंट ई।
is rupees 85 equilibrium price. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम प्राइस को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है हमारे पास, तो हम उसमें देख लेते हैं। उसका फार्मूला ये है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, पी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो वो फार्मूला हमें ये बताता है, बल्कि इसको मैं पी स्टार लगा देता हूँ ताकि ये मार्केट प्राइस से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसका फार्मूला है हमारे पास एन सी मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, और इसको भी साथ सी सब्सक्रिप्ट लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाय एन सी माइनस आर एस, इसको भी कैपिटल में लिख लेते हैं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का फार्मूला। अब एन सी से क्या मुराद है? एन सी से मुराद है द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू रीपरचेज शेयर्स, यानी जो ओरिजिनल हमारे शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, पब्लिक के पास थे, वो वाले शेयर्स क्या है? एन सी कहलाते हैं, बिफोर शेयर्स रीपरचेज। एज यू नो 4 लाख हमारे पास वो शेयर्स हैं। ठीक है, अब मार्केट प्राइस जो है MPSC जो लिखा हुआ है, इससे क्या मतलब है? करंट मार्केट प्राइस पर शेयर प्रायर टू रीपरचेज, यानी ये जो टोटल है वो क्या है? प्रायर टू रीपरचेज। तो वो हमारे पास कितना दी गई थी? 80 दी गई थी। ठीक है, 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 80 रुपीज डिवाइडेड बाय NC, वही टर्म होगी, करंट शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर शेयर्स रीपरचेज, माइनस RS का मतलब क्या है? कि जो आपने शेयर्स रीपरचेज किए, तो जो शेयर्स रीपरचेज किए तो वो थे 23,259। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आता है वो हम देखते हैं। तो ये अमाउंट बनेगी 8 4 32, और बाकी सारे जीरोस लगा दें, 2 3 5 और 6 जीरोस, 32 मिलियन। मिलियन के अंदर 6 जीरोस होती हैं, डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो है 3,76,471 शेयर्स। अब ये शेयर्स हैं हमारे पास, और ये क्या है? अमाउंट है हमारे पास, यानी रुपीस। ठीक है, अब ये चीज़ बेसिकली क्या है? वैल्यू ऑफ द फर्म है जो बिफोर शेयर रीपरचेज है। 80 रुपीज़ का शेयर है, 4 लाख शेयर है, तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म है। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड करें इसके ऊपर कि जब रीपरचेज का फैक्ट डालते हैं तो आपके पास आंसर आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड 85। हम कह सकते हैं कि ये जो शेयर प्राइस है इक्विलिब्रियम की ही प्राइस है, यानी दोनों जो है वो बेटर ऑफ पोजीशन में है, बेटर ऑफ है फाइनेंशियली, कोई इनमें फर्क नहीं है। तो भारत, पहली बात तो हमें ये बतानी थी जो ई में है कि इज दिस इक्विलिब्रियम शेयर रिपरचेज प्राइस? यस, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। हमारा सिर्फ ये आंसर है इस रिक्वायरमेंट। यस, रुपीज 85 is equilibrium price, equilibrium repurchase price। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट सॉल्व हो गई ई। ठीक है, इज रुपीज 85 द इक्विलिब्रियम शेयर रीपरचेज प्राइस? यस इट इज। अच्छा जी, उसके बाद है इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज नहीं, इन केस, एफ में, इन केस शेयर रीपरचेज प्राइस इज हायर देन रुपीज 85, अगर ये 85 से हायर रीपरचेज प्राइस होती, जैसा कि देखें यहाँ पे उन्होंने ऑफर किया कि अगर कोई बेचना चाहेगा तो हम 85 पे खरीदेंगे, कंपनी ने कहा है। अगर वो 85 से ज़्यादा प्राइस ऑफर करते, ज़्यादा जो है ना ऑफर होती 85 से, देन which great category of shareholders, those who have sold their shares or those who have not, are financially better off? F part, if share repurchase price is
हायर देन ₹85, ठीक है। इफ शेयर repurchase price is higher than ₹85, then shareholders who have sold their shares are at an advantage because, क्यों ऐसा है? अब देखें, जो शेयर होल्डर्स बेच के चले गए शेयर, वो ₹85 ले गए, ठीक है। और जिन्होंने नहीं बेचा तो वो क्या मतलब बेनिफिट्स में है या नहीं है, तो क्यों ऐसा है? तो अगर ये बेनिफिट्स में है, अगर हम इनको डिफेंड करते हैं तो वो फिर क्या है, दूसरे लॉस में है। सोल्ड देयर शेयर्स एट एन एडवांटेज बिकॉज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस because the expected market price after repurchase is likely to be lower than repurchase price, मतलब उसके चांसेस हैं कि वो क्या हो जाएगी, जो जिस शेयर प्राइस पे फॉर एग्जांपल आपको 85 आज आपको ऑफर हुई और आपने ₹85 का एक शेयर बेच दिया, आप शेयर होल्डर हैं, ठीक है। तो अब आप बेनिफिट में हैं या जिन्होंने नहीं बेचा वो बेनिफिट में, हम ये कंपेयर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इफ शेयर रिपर्चेज प्राइस इज हायर देन 85, 85 की बजाय हम क्या कह लेते हैं कि सपोज 87 कह लें इसको, then shareholders who have sold their shares are at an advantage because the expected market price जो पर शेयर है आफ्टर रीपरचेज इज लाइकली टू बी लोअर देन द रीपरचेज प्राइस बिकॉज उसका जो इफेक्ट है देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल हम डिविडेंड देते हैं, तो डिविडेंड देने से पहले जो शेयर की प्राइस होती है वो लोडेड होती है विद डिविडेंड। फॉर एग्जांपल अगर ₹10 का ओरिजिनल शेयर है और आपने ₹2 डिविडेंड देना है, तो अभी आपकी शेयर की प्राइस ₹12 होगी। लेकिन जब आप एट द एंड अपने डिविडेंड दे देंगे तो ₹2 से ही आपकी शेयर प्राइस क्या होगी, रिड्यूस होगी, और आपकी शेयर प्राइस वापस अपनी जगह 10 पे आ जाएगी। तो ये वही इफेक्ट हुआ यहाँ पर भी। क्या है कि जब आप शेयर वो करते हैं, परचेज करते हैं, अगर आप ज़्यादा प्राइस पे, यानी ये तो क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस है, दोनों बेटर आप एक जैसे हैं, और अगर आप क्या करते हैं, ज़्यादा पे ऑफर करते हैं, तो जिन्होंने बेच दिए ₹87 में, तो वो तो ज़्यादा पैसे लेके चले गए, ठीक है। अब जिनके पास है उनकी शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, वापस बैक पे आ जाएगी, कम हो जाएगी, जितना भी लेवल उसका कम हो जाए। तो ये था आपके क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे कमेंट कर चुके हैं कि जिन्होंने बेचा वो ज़्यादा एडवांटेज में होंगे अगर शेयर की प्राइस मोर देन 85 ऑफर होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसी चीज़ का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि हमने पढ़ा क्या है बेसिकली, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आपने ये ध्यान में रखना है, यानी एक चीज़ कि ये अदर फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड है, यानी अल्टरनेटिव डिविडेंड्स को समझ लें इनको, ठीक है। कि अगर हम, या जैसा कि आपने यहाँ पे देखा भी है क्वेश्चन के अंदर, या तो शेयर्स क्या कर दें, रिटेन्ड अर्निंग्स को पे कर दें फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, या उनको उनकी अमाउंट की जो डिविडेंड देने की अमाउंट के लिए रखे गए हैं पैसे, उनसे शेयर्स रिपरचेज कर, ठीक है। तो ये दो चीजें, यानी अब हम इनको थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी स्टडी करते हैं। तो
ये इसलिए मैं अब आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ, क्योंकि अब आपने इसका न्यूमेरिकल फेज देख लिया कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो स्टॉक रीपरचेज है, इसके जो है ना हम करते क्या है और ये क्यों होती है। पर्पस ऑफ शेयर्स रीपरचेज या शेयर्स बाय बैक भी इसको कहते हैं। ठीक है, यानी कंपनी अपने शेयर जब वापस खरीद लेती है। नंबर 1 देखें, कंपनी जब अपने शेयर्स वापस खरीद लेगी तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स कुछ वापस आ गए। तो फर्दर ये शेयर्स किधर यूज हो सकते हैं दोबारा कंपनी अगर इशू करे तो, इन एक्विजिशन इन एक्विजिशन ऑफ अदर कंपनी, इन एक्विजिशन ऑफ अदर कंपनीज। क्या मतलब इसका, एक्विजिशन का ऑफ अदर कंपनी, यानी आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और बदले में उनको जो पैसे देने हैं उनकी बजाय आप क्या करते हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। तो आप क्या करें, बेसिकली दूसरी कंपनी के शेयर्स क्या करें, अक्वायर कर रहे हैं और वहां पे जा रहे हैं। फिर दूसरा एक फंक्शन होता है इम्प्लाइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इम्प्लाइज को स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स मीन शेयर्स, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस स्कीम्स, इनमें शेयर्स दे दिए जाते हैं जो कंपनी ने वापस खरीदे मार्केट से। अच्छा जी, अब इससे जो है होगा क्या, शेयर होल्डर्स की वैल्यू, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। और तीसरा, सॉरी चौथा, इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर। अब देखें, आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ, इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, रिक्वायरमेंट बी पे देखें, रिक्वायरमेंट बी पे देखने से पहले करंट अर्निंग पर शेयर कितने, 10 है। जब शेयर्स रीपरचेज किए, क्योंकि मार्केट वालों के पास कम शेयर रह गए, तो हमारे शेयर जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अच्छा जी, उसके बाद हम कह देते हैं जी कि ये जो है हमारे पास शेयर्स रीपरचेज, इसको हम क्या करते हैं, इट इज लाइक कैश डिविडेंड, इट इज लाइक कैश डिविडेंड, यानी अल्टरनेटिवली यही बात है हमारे पास। अच्छा, अब इसका जो एक और अहम बेनिफिट है वो क्या है, टैक्सेस का, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा टैक्सेस के बारे में बात। टैक्सेस दो चीज़ों पे लगाए जाते हैं, एक डिविडेंड पे और दूसरा कैपिटल गेन पे। अब डिविडेंड क्या है, इसकी टाइमिंग देखें। फॉर एग्जांपल ये साल था, ये साल का एंड है, तो आप शेयर होल्डर्स कहते हैं जी हमें डिविडेंड चाहिए। साल के एंड पे आपने डिविडेंड ले लिया, तो आपको इसी साल क्या होगा, इस डिविडेंड के ऊपर जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। टैक्स
टैक्स पेएबल इन करंट इन द ईयर। जबकि अगर आप शेयर्स रीपरचेज करते हैं किसी टाइम पे, तो शेयर्स रीपरचेज यानी कंपनी जब करती है तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर की मार्केट प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे हमने यहाँ पे शेयर्स रीपरचेज किए 85 के हिसाब से, तो हमने चेक भी किया, रिक्वायरमेंट में आंसर लिखा हुआ है कि हमारे मार्केट के शेयर की जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो कितना हो गई, 85। मार्केट के अंदर 85 है, हमने अभी कोई बेचा नहीं है, अब मैं ये लेके चल रहा हूँ। अब जब मैं बेचूंगा ना किसी भी टाइम पे, तो वो साल के बाद बेचता हूँ, 6 महीने के बाद बेचता हूँ, 3 साल बाद बेचता हूँ, 2 साल बाद बेचता हूँ, तो मुझे टैक्स आज नहीं देना, हालांकि मैं बेनिफिट आज ले रहा हूँ कि मेरा शेयर की प्राइस बढ़ गई है। तो जब मैं बेचूंगा तो मुझे टैक्स भी तभी देना पड़ेगा। इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स, ठीक है। तो यानी डेफर्ड का मतलब होता है लेटर ऑन, यानी इसका मतलब है आपको बेनिफिट मिल रहा है लेकिन आप उसका टैक्स अभी नहीं दे रहे। तो ये भी एक फीचर है इसका कि शेयर्स रीपरचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज नॉर्मली हम क्या करते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अकाउंटिंग इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली देखो, जब हम शेयर्स क्या करते हैं रीपरचेज कर रहे हैं, तो हमारी जेब से क्या होगा, कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट को क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट क्या होगा, ट्रेजरी स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक अकाउंट, ये हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये जो ट्रेजरी स्टॉक है, ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट, यानी ये इक्विटी के अपोजिट होता है। यानी अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ इक्विटी की फॉर्म, तो वो क्या होती है बेसिकली, देखें, कॉमन शेयर्स या शेयर कैपिटल जिसे हम कहते हैं, इसकी फर्दर डिटेल मैं ऐसे स्मार्ट से बना रहा हूँ। शेयर प्रीमियम हमने लिख दी, रिटेन्ड अर्निंग्स लिख दिया हमने, ठीक है, ये मेरा टोटल बन गया। अब जो अगर मैंने शेयर्स बाई बैक किए हुए हैं, यानी कंपनी ने ट्रेजरी स्टॉक लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी स्टॉक, जितने के भी है उसका यहाँ नेगेटिव फैक्टर होगा। ये देखें, कॉन्ट्रा इक्विटी, इक्विटी के अपोजिट, इक्विटी बढ़ती है तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है और वो क्रेडिट में होती है, तो ये क्या इक्विटी के अगेंस्ट है, इसलिए डेबिट में है। अब जब हम ये माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी हमारे पास, ये हमारी कहलाएगी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अगर शेयर रिपरचेज नहीं किए हुए तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, ये वाली चीज़। जब शेयर रिपरचेज किए हुए हैं तो ये इक्विटी का जो पोर्शन होता है किसी कंपनी का, तो ये यहाँ पे ऐसे नेगेटिवली रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं जी प्रोसेस ऑफ शेयर्स रिपरचेज। प्रोसेस ऑफ शेयर्स रीपरचेज, इसकी डिटेल बहुत सारी है, तो लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ नाम आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो पड़ा एज अ स्टूडेंट। 3 तरीकों से हम इनको रीपरचेज कर सकते हैं। नंबर 1, फ्रॉम ओपन मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट चले जाएं, और इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज जरूर होती हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में ले जाके इसे खरीद सकते हैं। ओपन मार्केट यानी स्टॉक मार्केट चले जाएं और शेयर जाके खरीद लें। दूसरा होती है टेंडर ऑफर, यानी आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसमें ऑफर करते हैं कि हम ये वो अपनी कंपनी की डिटेल और शेयर्स बेचना चाहते हैं, शेयर्स वापस खरीदना चाहते हैं, सॉरी बेचने का मुंह से निकल जा रहा है, शेयर्स बाय बैक खरीदने करने हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑफर देंगे कि हम इतने पे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, वापस जो शेयर होल्डर्स हैं वो हमें दे दें। यानी पूरी टर्म एंड कंडीशन में पूरी डिटेल होती है, टेंडर ऑफर, ठीक है। तीसरा होता है नेगोशिएबल बेस, नेगोशिएबल बेसिस पे हम खरीद लेते हैं किसी स्पेसिफिक जो है ना बेसिस, स्पेसिफिक इन्वेस्टर से जिन्होंने शेयर होल्डर्स लिए, हम सिर्फ उन्हीं से नेगोशिएट करके उनसे शेयर्स परचेज कर लेते हैं। लास्ट बात कि जब ये हम बाई बैक कर रहे होते हैं, तो इसमें हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले कंपनी